हाँ जी, तो इन्फ्लेशन, बताइए इन्फ्लेशन क्या है? सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल्स। यानी जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, इकोनॉमी में चीजें खरीद रहे हो आप, बेच रहे हो, और इनकी प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आता रहता है। कभी कोई चीज बहुत सस्ती हो जाती है, कभी कोई चीज बहुत महंगी हो जाती है। सारी वो चीजें जिससे एक आम इंसान की जेब पे फर्क पड़ेगा, उसको हम कहते हैं, मतलब उसको मेजर करके हम सॉल्व करते हैं कि भाई एक आम इंसान की जो जरूरत की चीजें हैं उनकी प्राइस में क्या चेंजेस आ रहा है। अब जब भी आप सुनते हो कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है, तो महंगाई तो लैम्बोर्गिनी में भी हो रही है, रोलेक्स की वॉचेस में भी हो रही है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो आम इंसान को फर्क नहीं पड़ता उससे। जो बिलियनियर्स मिलियनियर्स हैं उनके लिए दैट इज ओके। गवर्नमेंट सिर्फ उन चीजों का ध्यान रखती है जिससे एक आम इंसान की जेब पे फर्क पड़ता है, ठीक है, और उन चीजों को मेजर करती है, उनकी प्राइसेस को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करती है कि यार लेट्स से फूड और बेवरेजेस की प्राइस में कितना चेंज आया, पेट्रोल की प्राइस में कितना चेंज आया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कितना चेंज आया, इलेक्ट्रिसिटी में कितना चेंज आया, क्योंकि ये सब चीजें एक आम इंसान को फर्क पड़ेंगी, है ना। सो इन्फ्लेशन इज जब चीजों के दाम में एक सस्टेन्ड इंक्रीज हो, चीजों के दाम में एक सस्टेन्ड इंक्रीज हो, ये नहीं कि एक दिन ऊपर गया फिर नीचे आ गया, सस्टेन्ड इंक्रीज, उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, महंगाई। अब इन्फ्लेशन 3 किस्म की होती है जो मैंने आपको बताया कल। कौन कौन सी? डिमांड पुल, जब मार्केट में किसी चीज की डिमांड बढ़ जाए पर उसकी सप्लाई उतनी ना हो। अभी नींबू की मिसाल ले लो, गर्मी आई, नींबू की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि नींबू पानी वगैरह खाना इंसान पसंद करता है, पीना पसंद करता है, पर गर्मियों में द प्रॉब्लम इज जितना डिमांड था उतना सप्लाई नहीं हुआ। कहते हैं कि कई सारा नींबू एक्सपोर्ट कर दिया गया, उसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में कमी हो गई। ये भी, और अक्सर ऐसा होता है कि इसमें ब्लैक मार्केटिंग होती है। कई लोग पूरे फार्म से ही पूरा उठा लेते हैं, 1 क्विंटल, 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, और फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करते हैं, क्योंकि जब आप एक साथ उठा के आप उसको लॉक कर देते हो, अब आपके पास आपके गोडाउन में पड़ा हुआ है, गोडाउन में पड़ा हुआ है तो आप मार्केट में नहीं है, तो मार्केट में जितना सा होगा उसकी प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि आप अगर सेलर हो तो आपको पता है कि खरीदने वाले बहुत हैं लेकिन बेचने वाला सिर्फ मैं ही हूं, तो आप प्राइस बढ़ा दोगे। और जो जिस बंदे के पास पूरा बल्क पड़ा हुआ है वो मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करेगा ताकि उसको हाई प्राइस मिलती जाए। उस किस्म की इन्फ्लेशन को कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी डिमांड ज्यादा होने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गई। एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी जो चीज आप बना रहे थे उसका जो रॉ मटेरियल था वो महंगा हो गया। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा फंडा ले लो आप, पेट्रोल की प्राइस बढ़ने की वजह से सब्जी के दाम बढ़ गए, फ्रूट्स के दाम बढ़ गए, ट्रैवल करना बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हर किसी चीज में पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। अब सब्जी वाले को मंडी तक सब्जी पहुंचानी है तो उसका पेट्रोल ज्यादा हो चुका है, मंडी से लोकल एरियाज में ठेले वालों को लाना है सब्जी तो उनको भी पेट्रोल की जरूरत यूज करना है, गाड़ी की जरूरत यूज करनी है। उसकी वजह से इन जनरल तकरीबन सभी चीजों का प्राइस बढ़ गया। आपको ट्रैवल करना है तो मैरिडोर में ट्रैवल करने का कॉस्ट बढ़ गया। क्यों? क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ गए। तो जब भी किसी भी चीज के इनपुट, यानी जिस चीज से वो चीज बनती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ट्रैवल की, तो जो गाड़ी है इसको चाहिए पेट्रोल, और जितना पेट्रोल का कॉस्ट होगा उसी हिसाब से ये अपना टिकट का प्राइस बनाएगा। तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ी तो ये अपनी टिकट की प्राइस बढ़ा देगा, पेट्रोल की प्राइस घटी तो अपनी टिकट की प्राइस घटा देगा। सही बात है। सो दिस इज जब भी किसी चीज के इनपुट में, यानी रॉ मटेरियल या इनपुट की प्राइस बढ़ जाती है तो चीजों के दाम भी बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं रेस्टोरेंट्स की, अगर अब आपने सुना होगा कि गैस सिलेंडर के भाव बढ़ गए। अब गैस सिलेंडर इस्तेमाल होगा रेस्टोरेंट्स में, अब वो शायद 2200 रुपए का मिल रहा है ना, 2200 का मिल रहा है। अब 2200 रुपए का हो गया और रेस्टोरेंट्स को दिन में तकरीबन 5-6 सिलेंडर यूज हो जाते हैं, तो वो कॉस्ट अपनी जेब से तो देंगे नहीं, वो प्राइस ऑफ फूड बढ़ा देंगे, वो खाने पीने के दाम को बढ़ा देंगे। सिमिलरली लेट्स से अगर रेस्टोरेंट कोई चीज, कोई डिश बना रहा है
अब उसको प्याज यूज करना है, प्याज के दाम बहुत बढ़ गए। या फिर अब मोहितो की एग्जांपल ले लो, मोहितो होता है ना वो नींबू वाली ड्रिंक, अब नींबू बहुत महंगे हो गए, अब नींबू उसको महंगे पड़ रहे हैं तो मोहितो के कॉस्ट भी बढ़ा देगा क्योंकि उसी को महंगा पड़ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और लास्ट आ गया स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। जब महंगाई हो इस वजह से कि कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो, यानी जब मान लो आपका सर्दियां चल रही हैं और जम्मू से एक ट्रक जा रहा है श्रीनगर की तरफ, लेट अस से वो उसमें नदरू ले जा रहा है, नदरू, नदरू पता है ना। अब नदरू का बड़ा कंजम्पशन है श्रीनगर में, इतना है कि वहां जो लोकल प्रोड्यूस होता है वो काफी नहीं होता है। वो कहां से आता है? वो गुरदासपुर से आता है। जो यहां नदरू आप देखते हो ना मार्केट में, वो गुरदासपुर से आ रहा होता है क्योंकि यहां के मार्केट में बहुत कंजम्पशन है, वहां के नहीं है। वहां लोकल कंजम्पशन इतनी है कि जो वहां लोकल प्रोड्यूस होता है वो तो कंज्यूम होता ही होता है, उसकी भी ज्यादा कंजम्पशन की नीड होती है। अब मान लो यहां से जा रहा था और रास्ता बंद हो गया बर्फबारी की वजह से, अब वो नदरू रुक गया रास्ते में ही, लेकिन वहां लोगों की डिमांड तो कम नहीं हुई। अब जो थोड़ा बहुत नदरू वहां पड़ा था मार्केट में, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि नदरू जो बाहर से आ रहा था वो पहुंच नहीं पाया। सो व्हेनेवर देयर इज a blocking of supply, whenever the supply products are stopped, क्योंकि रास्ता बंद था, हालात खराब थे, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। अब इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड होता है, यहां से टमाटर प्याज जाते हैं, वहां से ड्राई फ्रूट आता है, ऐसे ट्रेड होता रहता है। लेकिन जब भी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन खराब होते हैं तो ट्रेड को बैन कर दिया जाता है, तो प्राइसेस उनकी मार्केट में भी बढ़ जाती हैं और यहां की मार्केट में भी बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि ना तो वहां से चीज यहां आ पाई और यहां सप्लाई कम हो गई, और ना कि यहां की चीज वहां जा पाई। सो व्हेनेवर बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, यानी रास्ता बंद हो गया, हालात खराब हो गए, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। अब देखिए इंटरनेट बैन कर दिया था गवर्नमेंट ने यहां पर जम्मू कश्मीर में, है ना। जम्मू में कितनी देर इंटरनेट बंद रहा। अब उसकी वजह से जो भी इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज थी वो हमको मिल नहीं पाई, है ना। हम क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा था। ऐसा नहीं था कि इंटरनेट वाला सप्लाई नहीं कर रहा था, वो सप्लाई कर रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा था। उसकी वजह से क्या हो गया? हमें हमारे तक सप्लाई नहीं पहुंच पाई। और फिर याद करो कि इंटरनेट कैफेज जिनके पास ब्रॉडबैंड होता था उन्होंने कितने प्राइस चार्ज किए थे। मुझे याद है एक बार मैं गया, मुझे कुछ मजबूरी थी, मैं ब्रॉडबैंड वाले के पास गया तो उसने बोला कि 50 रुपए घंटा। अब आज के जमाने में 50 रुपए घंटा इंटरनेट, आज से कितने साल पहले तो हम 20 रुपए घंटा देते थे और तब इन्फ्लेशन भी नहीं थी। तो मैंने उसको बोला भाई क्या है, मतलब साथ में सोना भी दे रहा है क्या तू इंटरनेट के साथ? सो जब भी सप्लाई शॉक, इसको कहते हैं सप्लाई शॉक या फिर सप्लाई साइड बॉटलनेक्स, सप्लाई साइड बॉटलनेक्स। देखो ना, बॉटल होती है ऐसी, अब इस जगह पर अगर ब्लॉकेड आ जाएगा तो ये चीज बाहर नहीं आ पाएगी। तो इसी से इसको बोला सप्लाई साइड बॉटलनेक, कि जब भी किसी रीजन की वजह से सप्लाई स्टॉप हो जाए, बॉटलनेक्स आ जाए उसके बीच में। बंटा पिए बंटा कभी? मार्बल होता है ना उसमें, तो मार्बल अगर ठीक से आप उसको प्लेस नहीं करोगे तो पानी बाहर ही नहीं आएगा। सिमिलरली व्हेन बिकॉज ऑफ एनी रीजन किसी भी कमोडिटी की सप्लाई रुक जाए, किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई रुक जाए, किसी भी सब्जी की, साबुन की, किसी की भी सप्लाई रुक जाए बिकॉज ऑफ एनीथिंग, उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है और उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन क्रिएट होगी वो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होगी। समझ में आई बात? तो इन्फ्लेशन किस किस्म से होगी? 3 किस्म से। नंबर 1, जब आपकी किसी चीज के लिए डिमांड बढ़ गई और मार्केट में सप्लाई जल्दी ना हो पाई। फॉर एग्जाम्पल कोरोना में अचानक मास्क की डिमांड बढ़ गई और मुझे लगता है आपने भी खरीदे होंगे 20-30 रुपए के मास्क खरीदे उस वक्त, 21 मार्च मुझे अभी भी याद है। ऑक्सीजन सिलेंडर कितनी मारा मारी थी उसकी, एकदम से डिमांड बढ़ी पर सप्लाई नहीं बढ़ी। उसकी वजह से क्या हुआ? लोगों ने अपनी मन मर्जी पे बेचा। मैंने खुद 10,000 का सिलेंडर खरीदा था, कई लोगों ने 50,000 का भी खरीदा। ठीक है, मास्क, सैनिटाइजर, डोलो वाले तो करोड़पति बन गए। कितना मीम भी बना था उसमें ना, कितने लोगों ने डोलो खाना इस्तेमाल कर दी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जितनी भी चीजें थी महंगी हो गई। नंबर 2, कॉस्ट पुश। जब किसी चीज का दाम बढ़ जाएगा, जैसे पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, बाकी सभी चीज के भी प्राइस बढ़ जाएंगे। उसके बाद आ गया स्ट्रक्चरल, यानी जब भी रास्ते बंद हो जाएं,
या फिर गवर्नमेंट बैन लगा दे, या फिर इंटरनेट बैन हो जाए, या फिर वॉर हो जाए, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से सप्लाई रुक जाए, उसको क्या कहेंगे? उसकी वजह से होने वाली इन्फ्लेशन को क्या कहेंगे? ठीक है, यहां तक हो गया खत्म। अब हम बात करते हैं एक कर्व की। कर्व का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। पिछली बारी गिनी कोफिशिएंट पूछ लिया था, देखा होगा कि अभी भी नहीं देखा होगा आप लोगों ने? देखा? गिनी थेल इंडेक्स इज अबाउट, क्या ऑप्शन था उसमें? इनकम इनइक्वालिटी था ना? तो ऐसे सवाल आएंगे। आंसर की उनकी साइड से ही गायब हो गई, मुझे समझ, बेसिकली आंसर की रिवाइज हुई ना उनकी, उन्हें रिवाइज की थी आंसर की, 4 क्वेश्चन की आंसर की को चेंज किया था और 2 क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया था। वो मैं भी ढूंढ रहा था मैं बहुत ढूंढ रहा था, आपने जब मुझे मैसेज किया मैं बहुत ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिली नहीं। अब शायद किसी के पास हो डाउनलोडेड में, तो आज सर्च करेंगे उसको हम। ठीक है, अब हम आते हैं एक कर्व पे जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को लिंक करता है आपस में। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारे सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी हमको करना है। और साथ ही साथ इन्फ्लेशन एक हमेशा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, स्पेशली आज के दिनों में जब यूक्रेन रशिया वॉर हो चुकी है, महंगाइयां बहुत बढ़ चुकी हैं, पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ चुके हैं और इन जनरल ही महंगाई है, कोरोना टाइम से ही महंगाई चल रही है। तो एक कर्व है, इसको कहते हैं फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व कहता है कि जब जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होनी चाहिए। देखो, इन्फ्लेशन हाई, अनएम्प्लॉयमेंट कम, इन्फ्लेशन कम, अनएम्प्लॉयमेंट हाई। और आप देखेंगे जब भी ग्रोथ होती है, जब भी ग्रोथ होती है इन्फ्लेशन भी होती है, और इन्फ्लेशन के साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होती है। ठीक है, समझ में आ रही बात? यानी देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व। समझ में आ रही बात? कंफ्यूज क्यों लग रहे हो आप? महंगाई से एम्प्लॉयमेंट कम होगी। ठीक है, मैं बताता हूं कैसे कम, कैसे नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, इन्फ्लेशन के साथ एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। मैं बताता हूं अभी कैसे। और बताओ, अच्छा है, कंफ्यूजन होगी तब क्लियर होगी। तो सोचा है आपने, अच्छी बात है, सोचना जरूरी है। जैसे कल दीक्षा ने शेयर किया जो रेपो रेट वाला था ना, तो वो क्यों हुआ? मैंने आज सुबह एक आपके साथ एक शेयर किया है, एक आर्टिकल, अखबार का आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है, कि क्योंकि डर है कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन होने वाली है, तो आरबीआई ने पहले ही रेपो रेट बढ़ा दिया कि पहले ही मार्केट में मनी सप्लाई कम कर दो। तो ये चीजें आपको रिलेट करनी है डे टू डे बेसिस पे, तब आपको समझ में आएगा। अब देखो, इन्होंने बोला कि सर मुझे तो ये लग रहा है कि इन्फ्लेशन में, इन्फ्लेशन यानी महंगाई जब होगी तो जॉब्स कम होनी चाहिए। ठीक है, आपने ये बोला, लेकिन आप ये सोचो, इन्फ्लेशन जो है ना, इन्फ्लेशन कोई नेगेटिव चीज नहीं है। अब हम जब भी महंगाई की बात करते हैं हमें लगता है कि नेगेटिव चीज है ना, कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप मुझे बताओ कि जो हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी उसमें हमने क्या टारगेट रखा था आरबीआई के लिए, किससे लेकर कितने तक उनको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना था? 2%, 4 ± 2%, यानी 2 से लेकर 6% तक। उनने ये क्यों नहीं बोला कि 0 से लेकर 6% तक या 0 से लेकर 4% तक? क्योंकि इन्फ्लेशन एक इंपॉर्टेंट चीज भी है इकोनॉमी के लिए। आप देखो, अगर आप आज के टाइम में, स्पेशली कोरोना के टाइम में, आप देखोगे कि जितना भी R&D था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा। विद इन 1 ईयर वैक्सीन तैयार कर ली गई। ऑन एन एवरेज जितनी भी वैक्सीन रिलेटेड बीमारियां थी उनको 5-5 साल लगते थे वैक्सीन क्रिएट करने को, 5 साल। ये फास्टेस्ट टाइम में वैक्सीन बनी टेक्नोलॉजी की वजह से। अब चलो वैक्सीन तो बन गई, बनाना फिर भी आसान है, उसको प्रोड्यूस करना और डिस्ट्रीब्यूट करना मुश्किल है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया में हर इंसान को इस प्रोडक्ट की जरूरत थी। आज से पहले हमारी जीते जी आपको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट पता है क्या जो दुनिया के हर इंसान को जरूरत थी? था क्या? वैक्सीन तो हर इंसान को जरूरत थी क्योंकि हर इंसान बीमार पड़ सकता था, लेकिन उससे पहले, वैक्सीन से पहले कोई भी ऐसी चीज थी क्या जिसकी जरूरत हर किसी इंसान को थी? कोई ऐसा एक प्रोडक्ट? खाना पीना छोड़ो, वो हर कोई अलग अलग खाता है। यहां पर हम राइस खाते हैं, वहां पर वो पैनकेक्स और सीरियल्स खाते हैं यूएस यूरोप में, कहीं पर बेकन खाते हैं, कहीं पर फ्रूट्स के साथ काम चलता है, कहीं पर एप्पल खाते हैं। तो वो अलग अलग चीजें हैं फूड की। लेकिन वैक्सीन एक सिंगल ऐसा था जो सबको सेम रिक्वायरमेंट था। क्यों? क्योंकि बीमारी का मसला था। अब देखो, वैक्सीन में हजारों करोड़ों रुपया लगाया आधार पूनावाला ने, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेड है, और ऑक्सफोर्ड ने, और माइक्रोसॉफ्ट ने, बड़े लोग, बड़े 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 कंट्रीज ने। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट था। किसी ने अपने दिल की, आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ द हार्ट नहीं किया उन्होंने। किसी को फर्क नहीं पड़ता उससे कि हम लोगों को बचाना है हमें। हर किसी ने प्रॉफिट कमाया। अब आप सोचो 7 बिलियन के करीब पॉपुलेशन है। 7 बिलियन में अगर वो एक वैक्सीन में सिर्फ 1 ही रुपए कमाए तब भी तो 7 बिलियन हो गया। बोले थे ना कि हमने 300 रुपए कर दी वैक्सीन, चलो जी, हम पहले 900 रख रहे थे लेकिन आपने बोला तो हमने 300 रुपए कर दी। निकाला हमारे ही पॉकेट से, बाद में टैक्सेस बढ़ा दी चुपके से। अब हम बजट पढ़ेंगे ना जब, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये फाइनेंस मिनिस्टर किस तरीके से लोगों की जेब काटते हैं। और ये शिवसेना के जो अभी महाराष्ट्र के सीएम है ना, उद्धव ठाकरे, तो वो एक बार ही निर्मला सीतारमण को बोल रहे थे, कहते गवर्नमेंट में आने के बाद मुझे एक ही चीज समझ में आई कि फाइनेंस मिनिस्टर काबिल वो है कि वो इस तरीके से जेब काटे कि आम इंसान को पता नहीं चले कि कौन सी जेब कट गई। अब देखो ना, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। अगर आप, जब हम बजट पढ़ेंगे ना, आपको बड़े टेक्निकल वर्ड दिखेंगे उसमें। करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्रोडक्शन इंसेंटिव लिंक स्कीम। अब आम इंसान को क्या समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? लेकिन चुपके से यहां से 0.5% सब्सिडी बढ़ा दी, यहां से 0.5% टैक्स लगा दिया, पता ही नहीं चला। अब आपके बिजली के बिल में अगर 5 रुपए एक्स्ट्रा आने लगे तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है? पेट्रोल में आपको पहले क्या किया, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77 पहुंचते 100 रुपए पहुंच गया। तकलीफ नहीं ना हुई? अगर एकदम से 25 रुपए बना दे तब आपको तकलीफ होती। अब आम इंसान अपनी जिंदगी को जिए, सुबह से शाम तक मजदूरी करे, या फिर वो इसकी फिक्र करे कि वो गवर्नमेंट कैसे बढ़ा रही है। हर किसी के पास टाइम नहीं ना। सो इस तरीके से जेब कटी जाती है आम इंसान की। वो वैक्सीन का पैसा भी हमसे ही निकला गया, लेकिन हमें सरकार को 10 बार थैंक यू भी बोलना पड़ा, है कि नहीं? एनीवे, सो इन्फ्लेशन इज नॉट नेगेटिव। इन्फ्लेशन इज नॉट नेगेटिव, कोई गलत चीज नहीं है ये। इससे इन सारे इनोवेटर्स को, जिनने वैक्सीन बनाई, इनको इंसेंटिव मिलता है कि कल को इन्फ्लेशन होगी, हमारी चीजों के दाम और बढ़ेंगे, हमें और प्रॉफिट मिलेगा। एक कंट्री में एंटरप्रेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिजनेस हाउसेस। इंडिया का इसरो, इंडिया की मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हमें किसी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ा। अब अगर पाकिस्तान, भूटान, नेपाल को देखोगे, इनको तो गाड़ियां भी बाहर चलानी पड़ती हैं, इनके अपने ब्रांड्स ही नहीं है। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ट्रांसपोर्टेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अब इनको इंपोर्ट करना है किसी और कंट्री से, तो इंपोर्ट कॉस्ट भी लगेगा, ड्यूटीज भी लगेंगी। इन जनरल इनके लिए तो महंगी हुई ही हुई, फिर वो सरकार भी आगे कॉस्ट लगाएगी। देखो, हार्ली डेविडसन यहां महंगी क्यों मिलती थी? क्योंकि गवर्नमेंट पे बहुत सारा कस्टम ड्यूटी लगाती थी। सिमिलरली, जब इंडिया की गाड़ियां या इंडिया के प्रोडक्ट्स पाकिस्तान, नेपाल, भूटान जाएंगे, तो वहां वो इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, और फिर आगे आम इंसान को मिलेगी, और आम इंसान को और भी महंगा मिलेगा। वो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंडिया की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन का ये दिमाग में रखते हुए बड़े बड़े लोग हजारों करोड़ इन्वेस्ट करते हैं ताकि कल को उसको प्रॉफिट भी कमा सकें। अभी आप देखो, कितने सारे ऑक्सीमीटर सस्ते मिलने लगे
कोरोना के टाइम में। क्यों? डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई ऑक्सीमीटर्स की। उंगली पे लगाओ, ऑक्सीजन का पता चल जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन मीटर के मैन्युफैक्चर करने वाले लोग थे, उनको पता था कि प्रॉफिट आने वाला है, उनने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया। तो अब अगर वो एक डिवाइस पे 10 रुपए भी कमा रहे हैं तो उन्हें हजारों करोड़ों डिवाइसेस बेच दी। उनको पता है कल को इन्फ्लेशन होगी तो हमें फिर ज्यादा पैसा मिलेगा, इसीलिए उन्हें इन्वेस्ट किया। सो इन्फ्लेशन गिव्स इंसेंटिव टू द एंटरप्रेन्योर टू इन्वेस्ट मनी एंड टेक रिस्क। क्या बोला मैंने? इन्फ्लेशन गिव्स। अब फाइनली मैं आपकी कंफ्यूजन पे आ रहा हूं कि इन्फ्लेशन से जॉब बढ़ेंगी क्यों। अब इन्फ्लेशन हुई, इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा मिला एंटरप्रेन्योर को। भाई महंगाई अगर हो रही है तो हमारे लिए हो रही है ना, जो बंदा बेच रहा है उसके लिए तो फायदा हो रहा है, जो बंदा बेच रहा है उसके लिए तो फायदा हो रहा है, उसको पता है कि मुझे फायदा हो गया। अब उसके पास अगर ज्यादा फायदा आ गया तो वो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा ना कंट्री में। भाई बिजनेसमैन जितने भी देख लो, अंबानी को देख लो, अदानी को देख लो, ये लोग क्या एक बिजनेस में बैठे रहते हैं? ये हर जगह इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब रिलायंस कहां नहीं है ये बताओ? कौन सा ऐसा सेक्टर बच गया जहां रिलायंस नहीं है? और अब अदानी तो अंबानी को भी क्रॉस कर गया है। अभी रिसेंटली कल की न्यूज थी, उन्होंने कोई 10-15 रिटेल ब्रांड्स खरीद लिए, पता नहीं कौन कौन से क्या प्रोडक्ट्स के मालिक बन गए वो। ऑस्ट्रेलिया में कोल सीम्स की निकालने की जिम्मेदारी उनके सर पे है। यहां पर जितने भी कंटेनर शिप मुंबई में है वो सारे अदानी के हैं। तो जब इनके पास पैसा आता है, दे री इन्वेस्ट, नए वेंचर्स क्रिएट करते हैं, और नए वेंचर्स क्रिएट करने की वजह से नई जॉब्स क्रिएट होती हैं। Inflation will give profit to the entrepreneur. Entrepreneur will reinvest that profit in the market, and that investment will create more jobs. समझ गए? इसको हम थोड़ा एक फिर से इनकम सर्कल से समझते हैं। देखो ये है हाउस होल्ड, यानी आप और हम, आम इंसान। ये है बैंक्स, ये है गवर्नमेंट, और ये है बिजनेस। बिजनेस के पास अगर पैसा होगा तो वो पैसा लगा के बिजनेस क्रिएट करेगा और यहां से लोगों को हायर करेगा, यहीं से करेगा ना। हाउस होल्ड का मतलब यहां पर रहने वाले लोग कंट्री में, यहीं से लोगों को लेगा और इनको बदले में क्या देगा? वेजेस। ये लेबर ऑफर करेंगे, इनके पास पैसा आएगा तो ये क्या करेंगे? बैंक में भी डालेंगे और खर्चा भी करेंगे मार्केट में। और बैंक के पास और पैसा आएगा तो ये इनको और लोन दे पाएगा, और ये भी अपना जो इनके प्रॉफिट है वो कहां रखेंगे? बैंक में रखेंगे। और कभी अगर इनको जरूरत पड़ती है लोन की तो ये लोन भी देगा इनको। ये इसको टैक्स ऑफर कर रहे हैं, ये इसको सर्विस ऑफर कर रहा है, ये इसको टैक्स ऑफर कर रहे हैं, ये इसको सर्विस ऑफर कर रहा है। समझ गए? तो जितना बिजनेस इन्वेस्ट करेगा मार्केट में उतनी जॉब्स क्रिएट होंगी, उतना ही इनके पास पैसा आएगा, उतना ही ये बैंक में भी डालेंगे और मार्केट में भी खर्चेंगे, और इनके पास ज्यादा पैसा होगा तो उतना ही ज्यादा इनको भी दे पाएंगे। तो ये सर्कल होता है, ये चलता रहता है। जितना ज्यादा पैसा बैंक के पास होगा उतना ज्यादा वो लोगों को दे पाएंगे, उतना ज्यादा वो बिजनेस को दे पाएंगे, बिजनेस उतना ही ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, उतनी ही ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। ठीक है? ऐसे इमेजिन करो, गवर्नमेंट ने बोला हाँ भाई हम जेड मोर टनल बनाने वाले हैं। सुना जेड मोर टनल के बारे में? ज़ोजिला में बन रहा है। बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट वो हैं, क्योंकि आज तक लद्दाख वाया रोड डिस्कनेक्टेड हो सकता था। पाकिस्तान ने वहां से शेलिंग की, टारगेटेड, रास्ता बंद, आर्मी जा ही नहीं पाएगी आगे। तो टनल्स बनाना बड़ा जरूरी था, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट। अब जब टनल का टेंडर निकला तो वहां लोगों को हायर किया जाएगा ना, और प्रेफरेबली लोकल लोगों को हायर किया जाता है क्योंकि वो वहीं रहते भी हैं। सिमिलरली यहां पर चिनानी नाश्री टनल, उसमें भी जब वो गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा तो वहां जॉब क्रिएट हुई कि नहीं हुई? अभी बोल रहे हैं कि 28,400 करोड़ का इंडस्ट्रियलाइजेशन होने वाली जम्मू कश्मीर में। अब 28,400 करोड़ इन्वेस्ट हो रहा है तो जॉब तो क्रिएट होंगी ना, लेकिन इन्फ्लेशन भी होगी। समझ गए? आपको पे कमीशन के बारे में तो पता होगा, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, कौन सी चल रही है अभी? 7th पे कमीशन चल रही है ना। सरकार को क्या फायदा है? वो अपने ही एम्प्लॉय की सैलरी
10% इंक्रीज कर देता है। उसको तो घाटा है ना यार, पहले उसका खर्चा सैलरी में होता था, उसको तो घाटा है, तो किस खुशी में कर रहा होता है वो? सोचने की बात है भाई। ऐसी बात तो नहीं कि गवर्नमेंट को हमसे बहुत मोहब्बत है, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो। गवर्नमेंट का प्राइमरी पर्पज होता है रिमेन इन पावर एंड थोड़ा बहुत ये भी दिखाओ कि हम अच्छा काम भी कर रहे हैं, है ना। अगर प्योरली डेवलपमेंट के बेसिस पे प्योरली लोग पॉलिटिक्स में इसलिए आते कि हम भला कर सकते, तो धर्म के नाम पे कोई किसी को लड़वाता नहीं। बहस इस बात पे होती कि तुमने कितना डेवलपमेंट किया, तुमने कितने स्कूल्स बनाए, तो हर वो उनका पर्पस नहीं होता है। लेकिन क्यों, क्या वजह है वो फिर भी सैलरी इंक्रीज करते हैं? क्या उनको अपने एम्प्लॉय से बड़ी मोहब्बत है कि ये बेचारे हमारे एम्प्लॉय हैं, थोड़ा इनको पैसे दे दो? सोचो। हाँ, लेकिन वो पैसा तो इन्हीं के पास था ना। मान लो आपको मैंने 10,000 रुपये दिया, उस 10,000 का 10% टैक्स आप दोगे ना, 100 रुपये मुझे, तो वो 10,000 मैंने जेब में क्यों नहीं रखे अपने? वेरी गुड, वेरी गुड। जब एम्प्लॉय के पास पैसा ज्यादा आया, उसकी खरीदने की क्षमता ज्यादा हुई, वो मार्केट में जाके ज्यादा खर्चेगा। अगर वो ज्यादा खर्चेगा तो इन बिजनेसेस की, सर्विसेज की या फिर प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। आप मान लो आप 25,000 रुपये कमाते थे, अब कमीशन के बाद 35,000 कमा रहे हो, तो आपकी जेब में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा आ गई जो आप खर्चना चाहते हो। तो उसके क्या करोगे आप? हो सकता है आप नया मोबाइल ले लो, हो सकता है आप ज्यादा बाहर घूमने चले जाओ, हो सकता है अपने बच्चों को बेटर स्कूल में डाल दो, हो सकता है आप अच्छा घर बना दो। इन सब की वजह से मार्केट की चीजों की डिमांड बढ़ेगी, और उसकी वजह से जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लायर को सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, और सप्लाई बढ़ाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? नए लोगों को हायर करना पड़ेगा। और जब नए लोग और हायर होंगे तो उनके पास भी पैसा आएगा, वो फिर से खर्चेंगे, तो ओवरऑल गवर्नमेंट का प्रॉफिट भी बढ़ गया, जॉब्स भी क्रिएट होगी, टैक्स भी बढ़ गया। क्योंकि पहले लोग इनकी इनकम थी ही नहीं, उनके पास इनकम आया, वो भी टैक्स पे करेंगे, या एटलीस्ट अगर टैक्स नहीं भी पे करते, कम से कम बैंकिंग सिस्टम में आ जाएंगे। और अगर बैंकिंग सिस्टम में ज्यादा पैसा आया तो ये ज्यादा लोन दे पाएंगे, और ओवरऑल फायदा वही होगा। समझ में आई बात? क्लियर है? तो जब जब भी महंगाई बढ़ेगी तब तब भी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। समझ में आ रही बात? अगर हम ऑब्जर्व करें इन जनरल इकोनॉमी में, अच्छा वो भी नहीं आया ना आज, क्या नाम है, मानिक, क्या वजह हो गई? ओ अच्छा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलो कोई बात नहीं, अभी इंपॉर्टेंट डेज है, मिस करना अब लोग अवॉइड करो मिस करना। चलो उनको हम वीडियो का एक्सेस दे देंगे। सो जब जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, और ये भी याद रखो जब जब भी ग्रोथ होती है तो इन्फ्लेशन होती है। ग्रोथ का मतलब कि जब कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज होती है। अब नेशनल इनकम वाला टॉपिक आपका मिस हो गया है, तो वो कोई बात नहीं, आपको आज ही हम एक्सेस दे देंगे, वो देख लेना। उसके बाद हम आपकी रिवीजन क्लास रख देंगे संडे के दिन, कमिंग संडे के दिन का टेस्ट होगा, आपकी रिवीजन क्लास होगी, ठीक है। सो ग्रोथ यानी इनकम बढ़ रही लोगों की, सिंपल सा फंडा है। मैंने बोला कि नेशनल इनकम यानी कंट्री की इनकम। अब आप मान लो कि ये रूम या फिर ये घर, ये हमारा घर है, हम सब यहां फैमिली मेंबर हैं, हम सब यहां फैमिली मेंबर हैं और हम सब यहां रहते हैं, तो यही कंट्री है। मान लो आपकी कुछ इनकम है, आपकी कुछ इनकम है, आपकी है, आपकी है, आपकी है, मेरी है। हम सब जब अपनी इनकम को जोड़ देंगे तो इस कंट्री की इनकम बन जाएगी। सही है? ग्रोथ होने का मतलब है कि इनकम में इंक्रीज आना। जब हमारी इनकम में इंक्रीज आएगा तो क्या हम खर्चा ज्यादा करेंगे? अगर हम खर्चा ज्यादा करेंगे यानी डिमांड बढ़ गई। अगर आपकी इनकम बढ़ गई, मान लो पहले आप मैटाडोर से आते हो, अब आपकी जॉब लग गई, अब आपने अपनी गाड़ी खरीद ली, तो क्या आपकी पेट्रोल की डिमांड बढ़ी? यानी एक नया बंदा जुड़ गया मार्केट में जो पेट्रोल ज्यादा लेगा हर रोज। सही बात है? यानी डिमांड तो बढ़ी, तो क्या डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा? इसी तरीके से जब भी कंट्री की इनकम बढ़ती है उसका मतलब ये होता है कि डिमांड बढ़ चुकी है और उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी होता है। तो इन जनरल आप याद रखो कि जनरली स्पीकिंग जब भी ग्रोथ होगी तो इन्फ्लेशन भी होगी, और जब इन्फ्लेशन होगी तो साथ में जॉब भी बढ़ने चाहिए। ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होता, जनरली स्पीकिंग हां ऐसा होना चाहिए कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो और एम्प्लॉयमेंट बढ़े, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। आओ हम एक केस देखते हैं कि ऐसा कब नहीं होता। एक
याद है मैंने आपको ग्रोथ में बताया था स्टैग्नेंसी, द इकोनॉमी स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंसी का मतलब है जब हमारी इनकम, कंट्री की इनकम बहुत स्लो पेस पे इंक्रीज हो या फिर हो ही नहीं, जितनी थी उतनी ही है। अब एक आम इंसान, आपकी और हमारी लाइफ में ये ओके है कि हमारी इनकम बढ़ नहीं रही है, दैट इज ओके, पर कंट्री की फॉर्म में बिल्कुल ओके नहीं है। कंट्री में 130 करोड़ लोग हैं, तकरीबन कितना परसेंट एरिया है हमारा पूरे वर्ल्ड का? 2%, 2% है, नहीं 2% बायोडाइवर्सिटी है, एरिया थोड़ा ज्यादा है। खैर वो मैं चेक करके बताऊंगा आपको। इतने सारे रिसोर्सेस, इतनी बड़ी कोस्ट लाइन 7500 किलोमीटर से बड़ी, इतनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, इतने सारे मिनरल्स, इतने सारे लोग, और उसके बाद कंट्री की इनकम ही इंक्रीज नहीं हो रही, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना ट्रेड, इतनी टेक्नोलॉजी कंट्री के लिए घातक है। स्टैग्नेंसी का मतलब इनकम बढ़ नहीं रही। इनकम बढ़ नहीं रही इसका मतलब आप बाहर जाके ज्यादा खर्चा करोगे नहीं। अगर खर्चा नहीं करोगे तो डिमांड कम हो जाएगी, तो डिमांड कम होगी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन घटेगी कि बढ़ेगी? बताओ, घटेगी। देखो, जब मैंने कहा कि जब आप ग्रोथ होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, आपकी डिमांड बढ़ेगी तो आप मार्केट में जाके ज्यादा खर्चोगे, तो ज्यादा खर्चोगे तो इन्फ्लेशन भी होगी। लेकिन देखो, सिंपल सा फंडा समझो कि आप मार्केट में गए, पहले पेट्रोल की डिमांड 5 लोग एक एरिया में पेट्रोल लेते थे, अचानक आप सभी की जॉब लग गई केएस में, तो आप सभी ने नई गाड़ी ले ली, तो क्या 5 लोग नए आ गए पेट्रोल लेने के लिए? लेकिन उस इलाके में इतना पेट्रोल था ही नहीं, क्योंकि वो 5 ही लोगों के पेट्रोल के हिसाब से आते थे। तो बोलेंगे देखो भैया, है तो हमारे पास 5 ही लोगों का पेट्रोल, अब जो ज्यादा पैसा देगा उसको हम देंगे। तो जब भी डिमांड बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। समझ में आई बात? जब भी डिमांड बढ़ती है इन्फ्लेशन बढ़ती है, लेकिन जब डिमांड कम होती है इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए। इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए क्योंकि लोग खर्च नहीं रहे, पैसा ही नहीं लोगों के पास। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि इकोनॉमी में इनकम भी नहीं बढ़ रही पर इन्फ्लेशन भी हो रही है, ये बड़ी घातक सिचुएशन होती है, उसको हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। यानी स्टैग्नेंसी प्लस इन्फ्लेशन। और अभी अभी कोई 10 दिन पहले आरबीआई गवर्नर ने बोला कि लोगों को डर है कि इंडिया में स्टैगफ्लेशन हो जाएगी, पर टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। समझ गए? अब ये थी ऑफिशियली टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश एंड स्ट्रक्चरल। लेकिन कुछ किताबें कुछ और किस्म की इन्फ्लेशन भी लिखती हैं जो एज सच तो पूछी नहीं जाती, लेकिन क्या पता पूछ लें कि ये है भाई आखिरकार और किस्म की इन्फ्लेशन। वेज पुश इन्फ्लेशन, repressed inflation, profit push inflation, वेज पुश। आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपने अपनी यूनियन बना रखी है, आपने कहा यार ये कंपनी तो प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमाई जा रही है और हम यहाँ जख रहे हैं, इनकी फैक्ट्री में जल रहे हैं और हमारे पैसे तुम इंक्रीज नहीं कर रहे हो, और स्ट्राइक कर देते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, हमारी वेज इंक्रीज करो। जैसे आजकल कोई कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे हैं ना, न्यूज़ मैंने फॉलो किया था, डेली वेजर्स, हाँ डेली वेजर्स स्ट्राइक कर रहे हैं कि हमें परमानेंट करो, हमें परमानेंट करो, है ना। तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारी वेजेस नहीं है, तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो वेजेस ज़्यादा मांग रहे हैं, वो परमानेंट होना चाहते हैं।
तो जब भी महंगाई इसलिए हो क्योंकि उस कंपनी में काम करने वाले लोगों ने वेज को इंक्रीज करने के लिए स्ट्राइक कर दी और कंपनी को करना पड़ा, तो कहेंगे उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन होगी उसको कहेंगे वेज पुश इन्फ्लेशन। क्योंकि वर्कर्स ने जो इन्फ्लेशन की डिमांड की वो क्यों हुई? क्योंकि वर्कर्स की वेजेस को इंक्रीज करना पड़ा। अब अगर आप कंपनी के मालिक हो और आपका वेज इंक्रीज करने की वजह से खर्चा बढ़ गया तो आप जेब से उड़ाना दोगे, आप प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दोगे। कोई भी एंटरप्रेन्योर अपनी प्रॉफिट में से नहीं देगा, वो क्या करेगा? बोलेगा प्रोडक्ट को ही बढ़ा दो, प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा दो, और प्राइस को बढ़ाने की वजह से हो जाएगी इन्फ्लेशन। समझ में आ रहा है? सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा। आपकी काफी सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट मिस हुए हैं, जैसे कि डिमांड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ग्रोथ एंड जीडीपी, जीएनपी, ये सब जो है इसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन मैं आज कोशिश कर रहा हूं जितना आसान भाषा में बोल सकूं उतना आसान भाषा में बोलूं। आपको समझ में आ रहा है ना? कोई डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। अब रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि जब किसी कारण की वजह से सरकार किसी प्रोडक्ट की प्राइस को रोक के रखे कि चाहे मार्केट में डिमांड सप्लाई कितना हो तुम इस प्राइस से ऊपर नहीं बेचोगे। ऐसा भी कोरोना में हुआ। मिल्क, मीट, जो एसेंशियल चीजें थी उनके प्राइस पे लिमिट लगा दी गई कि इसके ऊपर नहीं बेच पाओगे तुम। अंडा 5 रुपए तो 5 रुपए, मास्क 5 रुपए तो 5 रुपए, सैनिटाइजर 100 ml का 100 रुपए तो 100 रुपए। क्योंकि आपको पता है लोगों ने कितने सारे सैनिटाइजर में भी कितना पैसा कमाना शुरू कर दिया था। तो गवर्नमेंट ने एक लिस्ट निकाली कि 99 ml वाला सैनिटाइजर 99 रुपए का, सर्जिकल मास्क 6 रुपए का। हालांकि आज भी आप मार्केट में जाओगे तो 10 रुपए का बेच रहे हैं वो, लेकिन अगर आप कंप्लेंट करोगे ना उनकी तो उन पर खतरनाक फाइन लग सकता है। लेकिन इंसान कहता है अब 4 रुपए के लिए क्या ही कंप्लेंट करूं, है ना? अब क्या हुआ, जब इन रोक लगाने की वजह से कई सारी चीजों की प्राइस को रोका हुआ था, जैसे ही वो रोक हटा दी जाती है तो जो उन लोगों को नुकसान हुआ होता है रोक लगाने की वजह से, उसको रिकवर करने के लिए वो पहले से भी ज्यादा प्राइस इंक्रीज कर देते हैं कि हमारे जो पुराने नुकसान हुए सरकार की वजह से हम उसको रिकवर करेंगे। तो उस रोक लगाने के बाद जो प्राइस में इंक्रीज आया उसको कहते हैं रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। समझ गए? बस आप समझो, नोट्स में सब लिखा हुआ है। अगर समझ नहीं आएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। नोट्स में सब लिखा हुआ है, ठीक है? क्लियर है? रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। अब आ गया प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन का मतलब है कि जब कंपनी को लगा कि यार हमने प्रोडक्ट सस्ते में काफी देर तक बेच दिया और लोगों को आदत पड़ गई हमारे प्रोडक्ट की, अब थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज करो, हम थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा कमाएं, उसकी वजह से जो चीजों के दाम में इंक्रीज आएगा उसको क्या कहेंगे? प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। समझ गए? क्लियर है? अब इन्फ्लेशन के क्या क्या असर होते हैं वो भी देख लेते हैं। देखो, पहला तो ऑब्वियसली लोगों की जेब कटती है। इन्फ्लेशन होने की वजह से कई सारे लोग पॉवर्टी में धकेल दिए जाते हैं। जब आम चीजों के प्राइस में इंक्रीज हुआ तो पॉवर्टी बढ़ेगी। नंबर 2, रुपये की वैल्यू डिवैल्यू हो जाती है, रुपये की वैल्यू कम हो जाती है। देखो, याद है आपके मम्मी पापा ने अक्सर बोला होगा जब हम छोटे थे तो हमें 2 रुपए में हमें पूरा टील का पीपा मिल जाता था, है ना? 1 रुपए में 1 किलो आम मिल जाते थे, बोलते थे ना? तो क्या आज 1 रुपए की वैल्यू कम हो गई है? क्योंकि अब वही 1 रुपए 120 रुपए हो चुके हैं आम के लिए। तो जब इन्फ्लेशन होती है तो किसी भी कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, उसकी खरीदने की क्षमता कम हो जाती है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है। ठीक है, ये इसका एक कॉन्सिक्वेंस है। नंबर 3, एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस ये है कि जॉब्स क्रिएट होती हैं। एक्सपेक्टेड है, जरूरी नहीं कि हमेशा होगा, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है।
ठीक है, और क्या असर है बताओ? इन्फ्लेशन की वजह से और क्या होता है? सोचो ना, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो इसको। आंखें बंद करके सोचो कि हमारी लाइफ में अगर चीजों के दाम बढ़ गए तो क्या होगा? मल्टीप्लायर इफेक्ट। कई सारी चीजों के अगर दाम बढ़ते हैं तो वो एक साथ कई सारी चीजों की डिमांड कम कर देते हैं। अब आज कल जैसे मैं भी सोचता हूं कि मैं एक इलेक्ट्रिक स्कूटी ले लूं, क्योंकि पेट्रोल का बहुत ज्यादा प्राइस हो चुका है। डेली पेट्रोल की गाड़ी पे एटलीस्ट आना यानी दिन का 500 रुपये खर्चना, टू एंड फ्रो। अब क्या हो रहा है कि लोग जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो सोच रहे हैं क्यों ना हम इलेक्ट्रिक व्हीकल ही ले ले। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि अगर किसी को लॉन्ग ट्रैवल करना है तो उसको थोड़ा चार्जिंग का इशू है कि एक चार्ज में लेट्स से 250 किलोमीटर। अब अगर ट्रैवल 300 किलोमीटर करना है तो फिर उनको 250 किलोमीटर ट्रैवल करके रुकना है और रात भर चार्ज करना है, फिर सुबह निकलना है। इतनी ही प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वो महंगी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, महंगी है। तकरीबन 5 से 6 लाख का डिफरेंस आ जाता है उनमें अगर आप आज के टाइम पे जाओगे। सिर्फ इतनी देर है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए। अब जो गाड़ी आप खरीदते हो और उसके साथ जो चार्जर मिलता है उसकी इतनी क्षमता होती है कि वो 7-8 घंटे लगाता है फुल चार्ज करने में, लेकिन गवर्नमेंट के थ्रू जो बिछाया हुआ नेटवर्क होता है वो आधा घंटा लेता है। आधे घंटे के इंसान रुक सकता है चार्ज करने के लिए। वो जब नेटवर्क बिक जाएगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। अब देखो ना, ओला की स्कूटी कितनी फेमस हो रही है। ओला हैज सरपास्ड एवरी अदर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर टू बिकम द टॉप सेलर ऑफ इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर। जितने भी टू व्हीलर स्कूटी या बाइक इलेक्ट्रिक में बेच रहे हैं उनमें सबसे टॉप पे ओला आ चुका है। तो कई सारी चीजों की डिमांड कम भी हो सकती है। समझ गए? इन्फ्लेशन का समझ में आया? अब हम आते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन को मेजर कैसे किया जाता है? कौन सी चीजें हैं इसमें? इंडिया में मेनली 2 इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं। एक तो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड और है कि होल सेल प्राइस इंडेक्स। अध्यक्षा नोट साथ में इकोनॉमी के? हाँ, कोई बात नहीं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर करता है इन्फ्लेशन फ्रॉम द कंज्यूमर पर्सपेक्टिव, जो आम इंसान है, और होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर करता है इंडेक्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ होलसेलर, जो होलसेल कर रहा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर करता है प्राइस ऑफ गुड्स भी और प्राइस ऑफ सर्विस भी, गुड्स एंड सर्विस, पर ये सिर्फ गुड्स करता है। समझ गए? इसमें वही आइटम है, फूड एंड बेवरेज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, पेट्रोल, यहां तक कि इसमें पान मसाला एंड गुटखा भी है। सच में सबसे कम वैल्यू है उसकी, लेकिन है, क्योंकि आम इंसान तो वो भी कंज्यूम करता है ना। अब देखो ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हम लोग अक्सर वी लुक डाउन अपॉन पीपल हु ड्रिंक, है ना। वो नहीं जो हमारी फैमिली में ड्रिंक करते हो, उनको हम लुक डाउन नहीं करते। या फिर जो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, अमीर है, वो आपको नाली में भी पड़े मिलेंगे, बोलेंगे आया है बेचारा, ये अमीर है ना, या फिर अच्छी किसी का है। लेकिन एक रिक्शा वाला अगर आपको रास्ते में शराब पीते हुए दिख गया तो आप बोलोगे यार इसके पास खाने को पैसा नहीं है, शराब पी रहा है। हम नॉर्मली यही होता है। मुझे याद है कि असल में दिल्ली में ना जो रिक्शा वाले होते हैं वो बहुत गांजा पीते हैं, बहुत ज़्यादा, और मिलता भी उन्हीं से, जिनको खरीदना होता है वो जाते हैं उनके पास ही मांगते हैं। मैंने नहीं मांगा था, लेकिन मुझे पता है। अब क्या हुआ, मैं किसी दिन बड़ा बोलते हैं ना आर्म चेयर एक्टिविस्ट, एक वर्ड यूज किया जाता है आर्म चेयर एक्टिविस्ट, जो बंदा दूसरों को बस ज्ञान देता है और खुद बैठा होता है, कुछ किया नहीं होता उसने लाइफ में। तो मैं भी उसी तरीके से उसको बोलने लगा कि भैया आपको शर्म नहीं आती है, आप गांजा फूकते हो, मतलब आपके पास दिन में कितना कमा लेते हो? कहता 200 रुपये। मैंने कहा फिर कितने का गांजा आता है? कहता 50 रुपये का। मैंने कहा तो 1/4 तो आपने वहीं खत्म कर दिया, तो आप घर क्या बेचते हो? कहते भैया देखिए होता ऐसा है कि जब दिन भर इंसान रिक्शा चला रहा होता है ना, तो रात को टांगों में बहुत दर्द होती है और नींद नहीं आती।
तो वही एक 50 रुपये में खर्च सकता हूं जिससे मुझे नींद पड़ जाती है, क्योंकि मुझे सोना रास्ते में होता है और फिर चाहे मच्छर काटे, चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, मुझे पता नहीं चलता। सोचने की बात है कि अब उस बंदे के पर्सपेक्टिव से हम तो उसको गलत समझ रहे हैं, लेकिन वो बंदा बेचारा अपनी मुसीबत में है। सही बात भी है, बारिश हो, बर्फ हो, कुछ भी हो, वो रिक्शा चला रहे होते हैं। और स्पेशली जब मानसून होता है तो यहां तक पानी होता है, वो पूरा पानी में धस के आपको निकालते हैं। तो ऑब्वियसली बात है ना यार कि दर्द, परेशानी और थकावट तो होगी। तभी गवर्नमेंट ने भी सीपीआई में टोबैको और वो रखा है, क्योंकि वो कंज्यूम करेंगे, आप चाहे रखो ना रखो, और उसकी प्राइस बढ़ेगी तो लोगों की जेब कटेगी। तो टोबैको और पान मसाला भी इसमें होता है लास्ट पे। ठीक है, तो इसमें सर्विस भी है और गुड्स भी हैं, उसमें सिर्फ गुड्स हैं। ये कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से है, वो होलसेलर पर्सपेक्टिव से है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्फ्लेशन मेजर की किससे जाती है। दोनों इंडेक्सेस हैं, दोनों इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, लेकिन अभी आज की डेट में गवर्नमेंट जब कहती है कि इन्फ्लेशन 5% है या 10% है या 15% है, तो किसकी बात कर रही है? सीपीआई की बात कर रही है। और जिसको मेजर किया जाता है, जिसकी मदद से इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है, उसको कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। यानी आज की डेट में हेडलाइन इन्फ्लेशन कौन है? सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे में हम पढ़ेंगे कि जो 2021-22 का इन्फ्लेशन रहा वो 5.5% के आसपास रहा, यानी अंडर द टॉलरेंस बैंड। जितना आरबीआई के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई थी उसने कंट्रोल कर लिया। हाँ, डब्ल्यूपीआई बहुत इंक्रीज हो गया था, डब्ल्यूपीआई शायद 12-13% हो गया था। ऐसा नहीं कि डब्ल्यूपीआई को मेजर नहीं किया जाता, कैलकुलेट उसको भी किया जाता है, लेकिन आज की डेट में जब गवर्नमेंट बोली इन्फ्लेशन, तो आपके दिमाग में आना चाहिए सीपीआई की बात कर रहा है। जब तक वो खुद ना बोले कि मैं डब्ल्यूपीआई की बात कर रहा हूं, तभी इसको कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, यानी हेडलाइन का मतलब कि इसी को मेजर करते हुए जो भी इन्फ्लेशन की बात होगी इसी से होगी, कैलकुलेट इसको भी किया जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन हो गया ये। उसके बाद क्या टॉपिक रह गया इसमें? इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। ठीक है, हाँ। अब देखो, एक चीज अगर आप देखोगे, कई बारी इन्फ्लेशन के ज्यादा बढ़ने की वजह से करेंसी ही कोलैप्स कर जाती है। अब मान लो हमने तो कभी ऐसी सिचुएशन देखी नहीं, वो शायद ना देखेंगे भी, लेकिन जिस कंट्री में इकोनॉमी की मिसमैनेजमेंट होती है, यानी ऐसे लोगों को सर पे बिठाया जाता है जो या तो सिर्फ अपने रिश्तेदारी या भाईचारे के बेसिस पे होते हैं या तो किसी और रीजन की वजह, जैसे श्रीलंका में हुआ। अभी श्रीलंका में गोटाबया राजपक्षा प्रेसिडेंट, महिंदा राजपक्षा पीएम, उसी का भाई फाइनेंस मिनिस्टर, उसी का भाई डिफेंस मिनिस्टर, सब फैमिली संभाल रही है। अब ऑब्वियसली बात है ना कि वो आपस की ही फायदे देखेंगे। तो अब देखो वहां पर क्या हो गया, वहां पर कोलैप्स कर गई कंट्री। अब उनकी हालत खराब है इस वक्त, एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वहां उनके पास पेपर ही नहीं है प्रिंट करने के लिए एग्जाम के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी कट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो वेन एवर देर द इन्फ्लेशन इंक्रीजेस 3 डिजिट, यानी 100%, 200%, 1000%, तो होता क्या है कि करेंसी की वैल्यू कुछ रहती ही नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूं चाय का प्राइस 10 है, तो 10,000% अगर इसका प्राइस बढ़ गया तो कितने का हो जाएगा? 10,000 रुपए का। तो आप 10,000 रुपए लेके जाओगे एक चाय का कप के लिए। हुआ ऐसा जिम्बाब्वे में हुआ। जिम्बाब्वे में क्योंकि वहां पर डिक्टेटर वगैरह ही रहते हैं, वहां पर कोई इकोनॉमी की तो संभालता नहीं है, तो उसने इतनी मिसमैनेजमेंट की इकोनॉमी की कि 1-1 मिलियन का छोटी छोटी कमोडिटी मिल रही थी। इवेंचुअली उसको अपनी करेंसी छोड़नी पड़ी और डॉलर्स को अपनाना पड़ा, अमेरिकन डॉलर्स को। समझ गए? सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन्फ्लेशन। समझ में आ गई बात? अगला टॉपिक शुरू करेंगे काफी आज।
बताओ क्या मन है कि पुराना थोड़ा रिवाइज करें? बोलो। चलो 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, देन विल कंटिन्यू। अब एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे, डिसइंफ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अब इन्फ्लेशन यानी इन्फ्लेट होना, इन्फ्लेट होना, और डिफ्लेशन यानी डिफ्लेट होना यानी कम होना। दो टर्म होती है, डिसइंफ्लेशन एंड डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब होता है जब इन्फ्लेशन कम हो रही हो, चीजों के दाम में कमी आ रही हो, तो डिफ्लेशन आसान है। डिसइंफ्लेशन का मतलब है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज डिक्रीजिंग। अगर पहले 4% से बढ़ रहा था, अब 3% से बढ़ रहा है, अब 2% से बढ़ रहा है। यानी अगर मान लो 2019-20 में 5% इन्फ्लेशन थी, 2020-21 में 4% इन्फ्लेशन थी, 2022-23 में 3% थी, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही है। जिस तेजी से इन्फ्लेशन 2019-20 में बढ़ रही थी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, लेकिन बढ़ अभी भी रही है। मान लो यहां पर 100 रुपए थी, 100 रुपए था प्राइस, तो 105 रुपए हो गया, तो 5% इन्फ्लेशन हो गई। यहां पर 4% हुआ, लेकिन हुआ, इंक्रीज हुआ, कम तेजी से हुआ लेकिन हुआ। सो व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज डिक्रीजिंग, वी विल से कि डिसइन्फ्लेशन हो रही है। जब चीजों के दाम में एक्चुअल कमी आए तो हम कहेंगे डिफ्लेशन हो रही है। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहां तक? और बताओ, पुराना सब याद है? पुराने में कोई प्रॉब्लम? पीछे छोड़ आगे दौड़ तो नहीं हो रहा? थर्सडे फ्राइडे कल एक क्लास होगी आपकी, और मुझे लगता है हम सैटरडे के दिन क्लास भी कर लेते हैं, सैटरडे के दिन टेस्ट भी ले लेते हैं। क्या बोलते हो? क्योंकि फिर संडे आपका फ्री रहेगा रिवीजन के लिए, वरना फिर क्लास संडे को भी करनी पड़ेगी। क्या बोलते हो? एक दिन पूरा घर में होना चाहिए जिस दिन आप पूरा पुराना प्रीवियस उठाओ और रिवाइज करो। इस संडे को पता करना पड़ेगा, अगर होगी तो बुला लेंगे आपको। बोला था सर ने? फिर तो होगी, फिर तो संडे को भी आना पड़ेगा आपको। चलो फिर संडे को रखते हैं, फिर संडे को रखते हैं। मैं चाह रहा था कि एटलीस्ट एक दिन आपको कम मिल जाए घर में ना, तो ऐसा करें कि फ्राइडे के दिन थोड़ी क्लासेस का आवर्स बढ़ा दें। नहीं, अर्ली मॉर्निंग में रणदीप से डिस्कस कर रहा था। कोई नहीं, कोई नहीं, फ्राइडे को रहने दो, सैटरडे को कर लेते हैं। सैटरडे को क्लास ज़्यादा कर लेते हैं। चलो ठीक है, अब इसको ना हम मंडे को छुट्टी दे देंगे आपको। संडे को तो आपको आना ही पड़ेगा क्योंकि सर की क्लास है। तो संडे के दिन मैं अपनी क्लास भी कर दूंगा, रणदीप सर को भी बोल दूंगा, ताकि आपकी मंडे को फ्री मिल जाए, आपको ट्रैवल टाइम बच जाए आपका और आप थोड़ा उस दिन रिवाइज कर सको। ठीक है? लेकिन चलो देखते हैं क्या होता है, बताते हैं आपको। अर्ली 8 बजे आ सकते हो? 9 बजे ठीक है। गर्मी हो रही है ना बड़ी। अच्छा, आप सुबह अर्ली उठते हो? चलो ठीक है, वही करते हैं।